जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ चाइना ने अचानक से पेपर गोल्ड ट्रेडिंग पर ब्रेक लगा दिया है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और रशिया को ईरान वॉर से दूर रहने की खुली धमकी दी है। क्या ये सिर्फ आपको दो अलग अलग खबरें नजर आती हैं या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल और जो मिलिट्री चेस बोर्ड पर एक नए गेम शुरू होने की संभावना या संकेत? तो दोस्तों, इतिहास से हमें कई बातें ऐसी पता लगती हैं। जब भी दुनिया किसी बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के करीब होती है, सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि आपको मार्केट्स और ग्लोबल मूवमेंट जो है और साथ ही ऑयल डायरेक्शन सब कुछ बदलते हुए आपको नजर आते हैं। और सुपर पावर्स जो है वो अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी बदल देती है। आज भी कुछ ऐसा ही हमें होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जो है वो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चाइना ने जो पेपर गोल्ड ट्रेडिंग है उसको टेम्परेरली हॉल्ट किया है, जिसे कुछ मार्केट एनालिसिस जो है वो एनालिस्ट ये कहते हैं कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट और जो वॉलेटिलिटी कंट्रोल का ये प्रोस्पेक्टिव से उसको देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट ट्रुथ सोशल में उन्होंने लिखा है, कहा है कि चाइना और रशिया उन्होंने चाइना ने ये अश्योरेंस दी थी कि वो ईरान को वेपन सप्लाई नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि अगर ऐसा होता है तो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। अब सवाल ये है कि ईरान की सिर्फ यहाँ पर बात नहीं है, सवाल अब ये होगा कि जो ग्लोबल पावर बैलेंस है वो किस तरह से और किस तरफ जा रहा है। क्या चाइना सिर्फ अपने फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर हम ये कहें कि दुनिया एक और बड़े जियोपॉलिटिकल तूफान की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रही है? दोस्तों, मैं अंबर जैदी और आज हम एक बार फिर से शुरू करते हैं आज की इस चर्चा। और आज की चर्चा में सिर्फ हम पेपर गोल्ड की बात नहीं करेंगे, ईरान की भी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे जियोपॉलिटिकल फाइनेंशियल वॉरफेयर और जो सुपर पावर स्ट्रेटेजी है उसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। और इस चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, उमेश जी, चाइना के अगर हम पेपर गोल्ड की बात करते हैं, पेपर गोल्ड ट्रेडिंग पर रिस्ट्रिक्शन चाइना ने क्यों लगाई? क्या ये सिर्फ मार्केट वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने का स्टेप है या इन्वेस्टर्स को किसी बड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क का इंडिकेशन इससे दिया जा रहा है? कैसे दिया जाए, क्योंकि फिजिकल गोल्ड और पेपर गोल्ड के बीच ट्रस्ट का गैप जो है वो बढ़ रहा है। देखिए अंबर जी, आज ही जो चाइना के अंदर उनके जो लार्जेस्ट बैंक है जैसे कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और पोस्टल सेविंग्स बैंक ऑफ चाइना, इन लोगों को चाइनीज गवर्नमेंट ने निर्देश दे दिया है कि आप पेपर ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो बंद करिए। उन्होंने अपने रिटेल क्लाइंट्स को भी बोल दिया है कि आपकी जो पेपर होल्डिंग्स है उसको आप लिक्विडेट कर लीजिए। और इन्होंने ये भी बोल दिया है कि आपको फिजिकल गोल्ड लेना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आज जो विश्व के अंदर जो पेपर जो गोल्ड का प्राइसिंग है वो एक तरह से डिटरमाइन करता है न्यूयॉर्क और लंदन। और इसी के हिसाब से चाइना एक पैरेलल फिनेंशियल मार्केट बनाना चाहता है जिसमें वो गोल्ड के अंदर बोल रहा है कि आप फिजिकल गोल्ड लीजिए और फिजिकल गोल्ड के अंदर जो डिमांड बढ़ेगी उससे आप देखेंगे कि वो गोल्ड प्राइस को उसको सेट कर सकता है। कुछ लोगों को याद होगा जब सिल्वर प्राइस बढ़ रहे थे तो चाइना के अंदर प्रीमियम में जा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि बहुत एक तरह से गोल्ड के अंदर मोस्टली डिमांड आ सकती है और इसके कारण गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डॉलर का जो डोमिनेंस है वो एक तरह से घटता जाता है। इसके लिए आज देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और रशिया को दोनों को वार्न किया है कि ईरान को आप एक तरह से वेपन्स नहीं बेच सकते। मैं यूक्रेन को वेपन्स बेचता हूँ नहीं हूँ डायरेक्टली, मैं नेटो को देता हूँ, नेटो उसकी पूरी कीमत चुकाता है, पर आप लोगों को नहीं करना है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को नज़र आ रहा है कि अपकमिंग ब्रिक्स समिट आने वाली है, वहाँ पर आप देखिए कि भारत शायद प्रपोज कर सकता है जो यूपीआई का बाकी पेमेंट सिस्टम के साथ इंटरलिंकिंग की बात कर सकता है। देखिए अंबर जी, यूएस की इकोनॉमी की साइज है 30 ट्रिलियन, ग्लोबल इकोनॉमी की साइज है 115 ट्रिलियन, रफली 26 to 27% है। पर 58 to 59% जो ट्रांजेक्शन जो होते हैं, जो वर्ल्ड के अंदर जो रिजर्व होते हैं वो डॉलर के अंदर है।
80 to 90% जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डॉलर के अंदर है। अब एक तरह से आप देखिए कि जो सिस्टम्स है वो बदल चुके हैं, क्योंकि अब बहुत सारी कंट्रीज जो है लोकल करेंसी अरेंजमेंट के अंदर काम करती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना इसको अग्रेसिवली पुश कर रहा है। और एनर्जी ट्रेड जैसे आप देखिए, चाइना सऊदी अरेबिया, चाइना ईरान, चाइना ये पेरू, ये सब कंट्रीज के साथ पूरा चाइनीज यॉन में कर रहा है, जिसके कारण यॉन का जो ट्रेडिंग है वो इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है। सिमिलरली भारत के साथ भी हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो है इसके कारण आप देख रहे हैं कि अमेरिका का जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है उसके ऊपर लोगों का रिलायंस एक तरह से कम हो चुका है, क्योंकि वहां पर 36 to 48 आवर्स लगता है पेमेंट क्लियर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि वहाँ पर जो चार्जेस लगते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, 4 to 6% डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजैक्शन के लिए लगते हैं। जबकि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं यूपीआई के अंदर, आप देखिए भारत सरकार ने जैसे बनाया है, एक दिन में कम से कम 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं, और वो फुल प्रूफ है। और देश के अंदर आप सोचिए हर साल हम 3 लाख करोड़ का हम एक तरह से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिसके कारण जो पैसों का जो एक तरह से घुमाव होता है इकोनॉमी में वो बढ़ चुका है। एक सेकंड में आप देखिए, अगर मैं यूपीआई किसी को करता हूँ, एक सेकंड के दूसरे के बैंक में चले जाता है। जबकि अमेरिका ने अभी जो स्टेबल कॉइन भी निकाला है, अपना जो सीबीडीसी, उसने एक प्राइवेट वॉलेट निकाला है। तो इससे एक देखिए कि भारत का जो यूपीआई है, सिमिलरली जो है चाइना भी अपना जो उसका जो क्रॉस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम है वो सब प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी इंटरलिंकिंग की बात हो रही है, और इसी से अमेरिका डरा हुआ है। और ये एक तरह से डायरेक्ट डी डॉलराइजेशन के अगेंस्ट जो मुहिम बन रही है ब्रिक्स के अंदर, जी उसको एक तरह से खत्म करने के लिए डायरेक्टली चाइना और रशिया को इन्होंने वार्निंग दिया है। जी। अब उमेश जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पब्लिकली ये बात कही और ये क्लेम किया है कि शी जिनपिंग ने और व्लादिमीर पुतिन ने उनको ये अश्योरेंस दिया कि वो ईरान को वेपन्स नहीं देंगे। क्या ये जो स्टेटमेंट है, आप इसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मानते हैं, या फिर इसको एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर टैक्टिक माना जाए? क्या इस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ईरान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना है, साइकोलॉजिकल वॉर? किस तरह से इस स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाए? देखिए, क्लियर कट चाइना को बोला जा रहा है कि आप अपना जो बाइडू नेविगेशनल सिस्टम है वो ईरान को मत दीजिए, ठीक है। और रशिया को भी बोला जा रहा है कि आप अपने जो इंटरसेप्टर मिसाइल से S-300 के वो मत भेजिए। और वो एक तरह से दोनों को बोल रहे हैं कि आपने हमको अश्योरेंसेस दिए हैं, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर अमेरिका क्या करना चाहता है, कोई ना कोई बात पे इन दोनों के साथ झगड़ा करना चाहता है। देखिए, यूक्रेन वॉर के अंदर आपको मालूम है कि रशिया के $300 बिलियन ऑलरेडी फ्रीज कर चुका है। और ये एक तरह से रशिया को आइसोलेट करना, चाइना को वीकन करना, ब्रिक्स के अंदर जो एनर्जी रिच कंट्रीज है उनको वॉर में धकेल के ये पूरा जो सिस्टम है, इसको जो ब्रिक्स का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का सिर्फ फिनेंशियल सॉवरेनिटी नहीं जा रहा है, इसका उसका डेटा सॉवरेनिटी भी जा रहा है। आज जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना अंबर जी, एक तरह से अमेरिका को मालूम रहता है कि कौन से देश ने क्या खरीदा है। इससे उनको कमर्शियल इंटेलिजेंस मिलता है, क्रॉस बॉर्डर में कौन क्या ले रहा है, और एक और एक चीज़ है, बिहेवियर एनालिटिक्स मिलता है। और इससे आप अमेरिका क्या करता है, उससे वो आपके ऊपर सर्वेलेंस रखता है, सैंक्शंस की बात करता है, इकोनॉमिक लेवरेज रखता है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है, जो भारत के अंदर आप देखने आपने सुना होगा, डेटा प्राइवेसी की बात हो रही है, लोकल डेटा सेंटर्स भारत में बनाने की बात हो रही है, डोमेस्टिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, और एक तरह से सॉवरेन डिजिटल जो आइडेंटिटी सिस्टम है भारत के अंदर, भारत का डेटा रहना चाहिए। एक इसी के अंदर जो है अमेरिका वहां पर एक तरह से वो चूक रहा है। उसको एक तरह से डर लग रहा है कि अगर ये पेमेंट जो सॉवरेनिटी है, डिजिटल सॉवरेनिटी है, अगर वो वहां पर चली गई तो उसके पास सारे जो इंटेलिजेंस है, डेटा, मेटा डेटा है, बिहेवियरल एनालिटिक्स है, वो कर नहीं पाएगा। दूसरों के ऊपर कमर्शियल इंटेलिजेंस रख के वो लेवरेज नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो ये पूरा काम कर रहा है। देखिए, अमेरिका ने ऑलरेडी सीबीडीसी निकाल के रखा है, उसने अपना टेटर कॉइन्स निकाल के रखा है। पर आप ये देखिए कि बाकी कंट्रीज भी काम कर रही है।
और ये चाइना ने डिजिटल युआन निकाल के रखा है, भारत ने भी ई रुपी लगा के रखा है। इससे आप देखिए कि फ्यूचर में अगर सीबीडीसी आपस में लिंक हो जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि एक तरह से देश के अंदर जो जितने देश है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है वो खुद का डेटा सेंटर बनाने वाले हैं। जैसे भारत के अंदर अभी क्या हो रहा है, हम अपनी डोमेस्टिक कंडक्टर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। देश के अंदर ही हम जो 2 नैनोमीटर का चिप्स बनाने की बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी नेशनल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। सॉवरिन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे कंपनी जोहो है वो काम करती जा रही है। आप देखिए कि हमारे जो नेटवर्क्स है, हमने टेस्ला को बैन कर दिया है, स्टारलिंक को बैन करके रखा है, और हमने हमारी जो इंडिविजुअल देश की जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, हमने रिलायंस को एक तरह से 1600 सैटेलाइट्स वो डालने के लिए बोल दिया लो अर्थ ऑर्बिट में। तो इससे आप देखिए कि नॉन डॉलर सेटलमेंट के कारण आप ये देखेंगे कि जब भी ये डॉलराइजेशन चालू, डी डॉलराइजेशन चालू होगा, फिर बात होगी हमें हमारा खुद का जीपीटी चाहिए, हमारा खुद का फेसबुक चाहिए, हमारा खुद का होस्टिंग सर्विसेज चाहिए, ऐप्स इकोसिस्टम चाहिए। तो ये सब चीज़ एक तरह से अमेरिका मोटी कमाई कमाता है इन सब चीज़ के लिए। इसी के लिए आप देखते हैं कि ये जो वॉर है जो चाइना भी कर रहा है, डॉलर को वीकन कर रहा है, और जब डॉलर वीकन होता है तो उसकी सारी इंडस्ट्रीज एक तरह से वीक होती है, और अमेरिका उसी को प्रिजर्व करने के लिए उसने डायरेक्ट वार्निंग दे दी है चाइना और रशिया को। भारत के ऊपर जी भी वार्निंग दे रहा है। जंतर मंतर के अंदर अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा जो बखेड़ा चल रहा है ये पूरा अमेरिका ही करा रहा है, क्योंकि भारत ने एफसीआरए बिल लेके आए हैं, कन्वर्शन लॉबी को तकलीफ हो रही है। अमेरिका को ये भी मालूम है कि ब्रिक्स की समिट सितंबर 12 और 13 को हो रही है। भारत इतनी बड़ी जो अगर समझ लीजिए 30 से 35 नेशंस के हेड उधर आने वाले हैं, और उस समय अगर कोई डिक्लेरेशन हो जाता है तो G21 की जो मीटिंग है वो अभी मार्लागोफ में होने वाली है जो ट्रंप होस्ट करेंगे। ट्रंप उसको एक तरह से एक मेगा सक्सेस बनाना चाहते हैं, और इसी के लिए ये एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं, और यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि डॉलर की कंटिन्यूटी बनाना चाहते हैं। इसी के लिए ये जो है उन्होंने रशिया और चाइना को एक तरह से डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। इंडिया को डायरेक्ट वार्निंग दे नहीं सकते, इसके लिए उन्होंने एक तरह से यहाँ पर रेजिम चेंज चालू कर दिया है। यही बात जी हो रही है। जी उमेश जी, इस चाइना की और रशिया की अगर हम स्ट्रेटजी समझें, पूरा जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, तो क्या रशिया जो है वो अपनी न्यूट्रल इमेज मेंटेन करना चाहता है, और क्या चाइना जो है वो अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको भी चुपचाप मिलिट्री, मतलब उनका जो अलाइनमेंट है उससे ऊपर रख रहा है? कैसे देखिए, देखते हैं इसमें? दोनों कंट्रीज को मालूम है कि ईरान जो है बहुत क्रिटिकल है उनके सॉवरेनिटी के लिए, डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए। ईरान एक तरह से सिंबल है डिफायंस ऑफ अमेरिकन जी कैपिटलिज्म, अमेरिकन हीजेमनी। जी हम्म वेनेजुएला में वहां पर आपने देखा कि कैसे मदुरो को एक्सट्रैक्ट किया गया, हम्म और वैसे हम्म ही अगर आप देखिए कि अनदर ऑयल रिच कंट्री अगर नॉन डॉलर सेटलमेंट में जाता है, दिस इज द हम्म फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। और डी हम्म डॉलराइजेशन को परस्यू ना करने के लिए ईरान के ऊपर उसने ब्लॉकेड लगा के रखा है। अब जी ईरान के ऊपर वो मिसाइल्स भी इसके लिए डाल रहा है। देखिए, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, भले ये युद्ध हम्म में क्या हो रहा है, अमेरिका अपने जो है उसकी मिसाइल जरूर यूज हो रही है, पर जी अमेरिका अपना वॉर फाइनेंस कर सकता है बाय प्रिंटिंग मोर हम्म डॉलर्स। ईरान के पास जी वो लक्ष्य नहीं है, ईरान को एक्सपोर्ट करना पड़ता है ऑयल। उसके जो डोमेस्टिक रिफाइनरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबको तहस नहस कर दिया है अमेरिका ने। हमें रिपोर्ट्स नहीं आ रही है पर इतनी बॉम्बिंग हुई है। तो आप ये देखिए कि अगर कुछ अमेरिकन मर जाते हैं, कुछ उनके बेसेस चले जाते हैं, नुकसान किसको हो रहा है? मिडिल ईस्ट के अंदर का नुकसान हो रहा है, कतर को नुकसान हो रहा है, यूएई को नुकसान हो रहा है, कुवैत को नुकसान हो रहा है, जॉर्डन को हो रहा है। और ये सब कंट्रीज जो है ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इनका प्रोडक्शन बंद करा के वो खुद का तेल बेच रहा है। एक तरह से वो अब जो इंटरनेशनल ऑयल और क्रूड गैस मार्केट के अंदर अमेरिकन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा दे रहा है। वो बढ़ावा दे रहा है कनाडा को, बढ़ावा दे रहा है अर्जेंटीना को, बढ़ावा दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को। ये सब कंट्रीज के आप देखिए कि जो क्रूड ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ चुके हैं। भारत ने भी अपना जो क्रूड ऑयल का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है, उसको भी मालूम है कि कब क्या होगा हमको नहीं मालूम।
इसके लिए भारत अपने ऑप्शंस संभाल के रखा है, और ये वॉर जल्दी खत्म नहीं होगा, दिस इज द न्यू नॉर्मल। और इसी में आप देखिए कि ये जो है अभी क्रूड जो है $101 पहुंच चुका है, और इससे क्या होता है कि आप देखिए कि शेल ऑयल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो $35 to $40 होता है, और जब जी। क्रूड का दाम 101 होता है तो ये उनके लिए प्रॉफिटेबल है। और ट्रम्प को जो फाइनेंस किया है वो टेक्सास के रिफाइनर्स ने किया है। अमर जी, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट जो गेम है वो अमेरिका अपनी सॉवरेनिटी वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका जो इकोसिस्टम है, उसका जो उसके जो सोशल मीडिया एप्स है, उसका जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, एन्क्रिप्शन टेक्निक्स है, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है, ये पूरा एक इकोसिस्टम जो है बना रहे और दूसरा सिस्टम उसको रिप्लेस ना कर सके, इसके जी। लिए ये काम हो रहा है। उमेश जी, अगर रशिया की बात करें, रशिया और ईरान जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर माने जाते हैं। अगर रशिया मिलिट्री रिस्ट्रेंट दिखाता है, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वार्निंग दे रहे हैं, तो क्या यूक्रेन वॉर उसकी और जो प्रायोरिटीज हैं वो बदल चुकी हैं, ऐसा हम माने, या ऐसा नहीं होने वाला है? प्रेसिडेंट ट्रम्प साइकोलॉजिकल वॉर यहाँ पर वो कुछ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अंबर जी, ट्रम्प को अपना फायदे के अलावा कोई भी मतलब नहीं है। उसको अपनी और अपनी लॉबीज जो है टेक्सास के रिफाइनर्स, हम्म। उसके अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। वो अपने जो दोस्त है उनके पीठ पर भी छुरा घोंप रहा है। अब ऐसी जी। हालत हो गई है कि F-15 के ऊपर भारत की अस्त्र मिसाइल लगाने के लिए सऊदी अरेबिया हमसे मिसाइल मांग रहा है। यूएई बोल रहा है हम्म। कि आप हमको ब्रह्मोस दीजिए। ये अमेरिका का एक तरह से ट्रेडिशनल एलाई से अमेरिकन वेपनरी खरीदते हैं, वो भारत की तरफ आ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी एक तरह से आप देखिए कूटनीतिक में चाल हो रही है, और अमेरिका इन लोगों को बांध के रखना चाहता है, इनको डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि वो ऑप्शन ही ना चूज कर सके। ये एक तरह से अमेरिका का वसाल स्टेट्स बन चुके हैं। मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं अपार्ट फ्रॉम ईरान, ये पूरा अमेरिकन स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, भले ही वो इंडिपेंडेंट दिखाते हैं पर इनकी जो पॉलिसी है इट इज टाइड टू अमेरिकन इंटरेस्ट। और अमेरिकन इंटरेस्ट ये है कि डॉलर की हिजेमनी बनी रहे, चाइना को एक तरह से हटाया जाए, रशिया को कमज़ोर किया जाए, भारत को भी के अंदर रेजीम चेंज किया जाए, और जितने भी ब्रिक्स के जो नेशंस हैं उनके खिलाफ ही वो वॉर कर रहा है। आप देखिए ईरान क्या है, ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है, और ईरान के जो दो मेन कस्टमर है जैसे इंडिया और चाइना, ब्रिक्स के मेंबर ही है। अब उनकी सप्लाई बंद करा के वो आप ये देख रहे हैं कि जिस हिसाब से वो रशियन ऑयल के ऊपर भी पाबंदी लगा रहा है, भारत को एक तरह से बोल रहा है कि 100% टैरिफ लगाएगा अगर आपने रशियन ऑयल खरीदा है। तो ये एक तरह से आप देख लीजिए, दिस इज अ ग्लोबल अटेम्प्ट टू एंश्योर दैट डी डॉलराइजेशन डज नॉट एक्सेलरेट। और ये भारत के लिए चेतावनी है कि सितंबर 12 और 13 के दिन जब आप ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम मत लेके आइए जो डॉलर को चैलेंज करेगा। अब ये एक तरह से देखने वाली बात है कि अगर भारत ने यूपीआई का इंटरलिंकिंग नहीं करता है तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो है डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक डे परेड पे चीफ गेस्ट बन के आएंगे। अगर भारत ने वो कर दिया तो आप ये देखेंगे भारत के अंदर ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसे टर्माइट जनता पार्टी, चूहा जनता पार्टी सब आ जाएगी रोड के ऊपर। ये नया चीज जी। नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ ये यूपी असेंबली इलेक्शन तक चलेगा, फरवरी 2027। अंबर जी, सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड ओवर से लोग जो हैं जंतर मंतर में खाना भेज रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम इतनी प्लेट जी। स्पॉन्सर कर देंगे। कतर से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम नहीं है वहां पर जितने भी लोग हैं नशेड़ी हैं, आपके सपोर्टर है, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, और वहां पर अभी अभद्र व्यवहार हो रहा है महिलाओं के अगेंस्ट। महिलाएं सेफ नहीं है। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जो लोग उधर जा रहे हैं वो अपना फ्यूचर खराब ना करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी एक वार्निंग दे चुके हैं। आप ये देखिए प्रधानमंत्री भी मानने को तैयार हो चुके हैं, एक तरह से सोनम वांगचुक भी वहां से हट चुके हैं। अब ये अभिजीत दिपके जो है वो उसको आपकी टिकट चाहिए, उसको आम आदमी पार्टी से एमएलए लड़ने की टिकट चाहिए। वो अपनी पॉलिटिकल जर्नी जो है वो क्लियर कर रहा है, और आपको बली का बकरा बना रहा है। जितना भी आप अगर जंतर मंतर में जाके प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हो, देश के खिलाफ बोल रहे हो, सब रिकॉर्डिंग हो रही है।
एक तरह से आप देखिए कि सब मैपिंग हो चुकी है। अगर फ्यूचर में अगर आप जॉब देखने गए और वहाँ पर कंपनी एक्सेस करना चाहे कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, उन्होंने नेट ग्रिड को भेज दिया और वहाँ पर ऐसा कोई आपके अगेंस्ट आ जाता है, तो आपका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। सो माई पॉइंट जी इज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोटेस्ट के अंदर मत नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं खुद धर्मेंद्र प्रधान के रेसिग्नेशन की बात कर रहा हूँ। पर राइट नाउ दिस प्रोटेस्ट हैज बिकम पॉलिटिकल इन नेचर और इट हैज बीन फंडेड फ्रॉम अब्रॉड। अभी करने से जी मतलब नहीं है। आप ऑनलाइन जाके बोलिए कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेसिग्नेशन जी चाहिए, मैं खुद बोलता हूँ कि उनको हटाना जरूरी है। पर सबसे बड़ी बात है अंबर जी, सबको याद रखना चाहिए कि मोदी जी के पास 240 सीट है और 240 सीट में मोदी जी इतने पावरफुल नहीं है। 400 मांगी थी उन्होंने, हमने दी 240। तो मोदी जी कर क्या पाएंगे? और धर्मेंद्र प्रधान के पास 20 एमएलए है उड़ीसा से, आज उसने उसका प्रदर्शनी भी कर दिया। एक तरह से वो हटने वाले नहीं है, ये भी मैं आपको ओपनली आपके चैनल में खैर, बोल देता हूँ। सरकार के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को एड्रेस किया, वो मुद्दा नहीं था, लेकिन मैं अपने मुद्दे पर वापस आती हूँ। और दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की हम बात कर रहे थे, और जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी सबसे बड़ी जो खबर है वो मिसाइल लॉन्च नहीं होती। मार्केट का जो रिएक्शन है वो बहुत बड़ा जो उबाल है वो दिखाता है। कभी एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, कभी एक फाइनेंशियल जो रेगुलेशन है उसकी हम बात करें, और कभी जो गोल्ड मार्केट है उसका बिहेवियर, ये सब मिलकर बताते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी, हर स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट का जो फैक्ट है उसको समझने की हमें जरूरत है, उसको उसके साथ देखना जरूरी है। और हर मार्केट मूवमेंट का मतलब वर्ल्ड वॉर नहीं होता। आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ चाइना के गोल्ड मार्केट या ट्रम्प के स्टेटमेंट का नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या आज के इस दौर में, और इस दौर की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो सिर्फ बैटलफील्ड पर होनी है, या फिर हम जो फाइनेंशियल मार्केट, सप्लाई चेन, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के जरिए भी वो लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उधर हमें हलचल बहुत ज्यादा नजर आ रही है। क्योंकि आज की दुनिया में जिस देश के पास इकोनॉमिक रेजिलियंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस और डिप्लोमेटिक लेवरेज होगा, वही कल की ग्लोबल लीडरशिप तय करेगा। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद।